ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया था, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मास दिया हुआ था इतना, यू दिया था इतना, v0 रेस्ट में आप लोगों को पिछले वीडियो में ये दिखाया गया था क्वेश्चन, और s इक्वल टू 50। तो हमको सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट किया, F इज इक्वल टू m इनटू a से फोर्स हमने पता किया, और जब हमें फोर्स पता चल गया तो W इज इक्वल टू F इनटू s से हमने वर्क भी निकाल लिया, और ये निगेटिव वर्क होगा क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहा है। दे सर निगेटिव वर्क नहीं होता है क्यों सर? होता है लेकिन साइन निगेटिव को केवल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो निगेटिव वर्क का मतलब क्या, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अदर डायरेक्शन में हो रहा था, फोर्स अदर डायरेक्शन में लगा, इस चीज को बस वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ कहाँ है बेटा, माइनस आया वो सब सही लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दिया ना वर्क डन बाय द ब्रेक इज, तो ब्रेक का नाम ले लिया तो नेगेटिव साइन हटा के आप लाइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलिए निगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हमको परेशान नहीं होना। निगेटिव वर्क का क्या मतलब है भाई, वो तो बस एक इंडिकेशन दे रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में हो रहा होगा, वो इस चीज को बता रहा है हमको। वैल्यू कहाँ से निगेटिव आएगी, काम तो होगा, वैल्यू क्यों निगेटिव आएगी, वो बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किधर फोर्स लग रहा है और किधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम लोग एक आध न्यूमेरिकल और है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनर्जी की तरफ। यूनिट ऑफ वर्क याद हो गया, 1 जूल की डिफिनेशन भी आप लोग बना लेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल थे, जरा ऐसे ही ओरली बताइए, तुम मत बताना बेटे। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 100 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई हुआ, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन। एक ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन फोर्स लगा और वो 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, कितना वर्क डन होगा? ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज लिफ्टेड, 1 kg मास का एक ऑब्जेक्ट लिफ्ट किया गया 1 मीटर हाइट तक, कितना वर्क डन होगा? 1 kg है, मास दिया है, वेट नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को लिखो जरा, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज लिफ्टेड, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज लिफ्टेड through a height of 1 meter, calculate the work done। मास दिया है 1 kg, तो वेट निकालना पड़ेगा ना, m into g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 न्यूटन आया वेट। अब हम W इज इक्वल टू, ये वेट है, ठीक है, ये वर्क है, 9.82, हाँ बिल्कुल, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा? वेट इज आल्सो फोर्स इनटू 1 मीटर, 9.8 जूल। ये क्वेश्चन इसीलिए लिखवा दिए क्योंकि इस एक क्वेश्चन से हमारे दिमाग में आ गया कि अगर केजी में दिया है तो वो वेट तो होगा नहीं, मास होगा, तो पहले हम वेट निकालेंगे, उसके बाद जो है कैलकुलेट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करो तब फिर आगे बढ़ चलते हैं, उसके बाद एनर्जी ही है। एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, सुन के लिख लोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिएगा, तो बाकी वीडियो में तो रहेगा ही। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी at an angle of 30 degree with the horizontal direction displaces it horizontally through a distance of 6 meter, calculate the work done। फोर्स दिया है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया है 6 मीटर और थीटा की वैल्यू दिया है 30 डिग्री। अब कैलकुलेट करके बताओ।
ये नेक्स्ट एग्जांपल है एफ है 6 न्यूटन 6 से 5 न्यूटन है। एफ डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब वर्क निकालना है। वर्क का W इज इक्वल टू एफ cos थीटा, वैल्यू रखो 15√3। ठीक है, पॉइंट पे आप निकाले हैं। हाँ तो 15√3 सही आंसर है। एफ हो गया 5 इंटू क्या है, एस की वैल्यू 6 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो कट गया 15√3 जूल। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे देखिए वर्क पे बेस्ड। इसी में कहानी को कुछ भी घुमा सकता है, लेकिन हमको किससे मतलब है, हमको 3 चीज से मतलब है, एफ एस और थीटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब है एनर्जी। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जल्दी से इकट्ठी कर लेते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ बात किए थे, तो जल्दी जल्दी ये बात होगी। एनर्जी को कुछ इस तरह से देखिए कि 2 स्टूडेंट हैं, ठीक, एक जल्दी है एक थोड़ा कमजोर है, या दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक पर्सन है वो ज्यादा काम कर पा रहा है, एक पर्सन है थोड़ा कम काम कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो काम करने की क्षमता है, ज्यादा काम कर पा रहा है या कम काम कर पा रहा है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उसमें जिसने भाई जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा काम करेगा। और वो एनर्जी मिली कैसे, जिसने ढंग से खाना पीना खाया होगा, जिसकी हेल्थ सही होगी, वो ज्यादा वर्क कर पाएगा। यानी जो एनर्जी है और वर्क है एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्यादा एनर्जी ज्यादा वर्क, कम एनर्जी कम वर्क। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, या एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जितना ज्यादा एनर्जी होगी हमारे अंदर काम करने की उतनी अधिक क्षमता होगी। सही है, ये तो रहा एनर्जी क्या है। अब बात कर लेते हैं कि एनर्जी कितने तरह की होती है। तो कितने तरह की तो बातें ना किया जाए, इतने तरह की है जितने तरह की हम लोग बहुत तरह की एनर्जी को तो जान नहीं रहे होंगे, लेकिन जितनी जान रहे हैं उनका नाम ले लेते हैं थोड़ा। देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जिसका नाम ले लो उसी फॉर्म में एनर्जी है। ये जो एनर्जी है इसके फॉर्म्स तो बहुत से हैं, बहुत से फॉर्म्स हैं। और एक चीज और आगे हम लोग सीखेंगे जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, जो ये बताता है कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कंजर्व है, यानी एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे वो एग्जांपल, एक बॉल लिए या एक स्टोन लिए, ठीक, और उस स्टोन को बहुत तेजी से वॉल पे हमने हिट थ्रो किया, तो थ्रो किए तो उस स्टोन को एनर्जी हमने दिया, मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर की है उसमें। और जैसे ही वो मोशन में आई, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आई वो आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ते हुए वॉल से टकराएगा, वॉल से टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। वो साउंड कहां से प्रोड्यूस हुई, इसी काइनेटिक एनर्जी का ही तो कुछ हिस्सा सुनाई दिया। अगर तुरंत वहां कोई है जिस जगह टकराया टच किया जाए
तो कुछ गर्म हो सकता है वो, हीट एनर्जी, चिंगारी निकलती है, लाइट एनर्जी। मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वही तो इन तीनों फॉर्म में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हुई, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में आ गया। एक और एनर्जी में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में भी। ऐसे भाई वहां अगर कोई सामान रखा रहता शीशे का, तो वो स्टोन गिरता तो वो टूट जाता ना, तो उसके हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी सुनते चलो, काइनेटिक एनर्जी भी सुनते चलो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के स्पेशल पोजीशन या शेप के कारण उसके अंदर काम करने की जो क्षमता होती है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे स्पेशल पोजीशन क्यों बोले? आपने स्टोन को थ्रो किया, स्टोन वॉल से टकराया, वॉल से टकराया तो काइनेटिक एनर्जी के कुछ पार्ट तीन एनर्जी में कन्वर्ट हुए। अब वो रेस्ट में आ गया, और रेस्ट में आने के बाद नीचे गिरा होगा, तो ये जो पोजीशन इतनी ऊंचाई पे, ये स्पेशल पोजीशन ही तो हुई, जमीन से कुछ ऊंचाई पे तो है। तो वहां से जब गिरा तो उसने शीशे को ब्रेक कर दिया, तो उसके अंदर भी तो काम करने की क्षमता थी। कैसे थी? उसके अंदर एनर्जी रही होगी तभी तो। और किस फॉर्म में एनर्जी रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी से। चलिए पोटेंशियल एनर्जी आगे बात करना था, लेकिन अब इस एग्जांपल में आया तो समझा दिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। चलिए, हाँ बोलिए। क्यों नहीं हीट निकलेगा? अरे अब चलो तुम्हारी बात ले लेते हैं। कभी खेल खेल में वो बालू में पिंडी मिलते हैं ना, देखा है ना? बालू वगैरह आता है तो इसको हिंदी में पिंडी कहते हैं, इंग्लिश में जो कहते हो स्टोन निकालो। उनको जब आपस में टकराते हो, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी ही तो दे रहा हो दोनों स्टोन्स को, और टक्कर होती है तो वहां चिंगारी निकलती है, उसको टच कीजिए तो हीट होती है कि नहीं? क्यों होती है आप ये पूछना चाहते हैं? तो ड्यू टू फ्रिक्शन कह लीजिए। टक्कर हुई ना भाई, तो फ्रिक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। हाँ, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल अब देना है पहले, उसके बाद आगे बात होगी। चलिए एक तरफ से बोलते जाइए, काइनेटिक एनर्जी किस किस वर्क में हमको देखने को मिलती है। तुरंत जिसको दिमाग में जो आए इजी वाला जल्दी से बोल दो, क्योंकि बाकी सबको तो सोचना पड़ेगा। हाँ सबको, वन वन, हाँ बोलते जाओ। मोशन ऑफ द फैन, ब्लेड्स जो है मोशन में है। काइनेटिक एनर्जी क्या बोला हम लोगों ने? कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलते जाओ, बोलते जाओ, एक तरफ से बोलो, रुको, एक तरफ से बोलते जाओ, हमको बोलना ना पड़े। रनिंग कर रहा है तो चलो आगे, ठीक, आगे। दो पत्थरों का टकराना, ठीक, आगे। थ्रोइंग ए स्टोन, और कुछ? बॉलिंग की है, बॉल में हवा बह रही है, वाटर फ्लो कर रहा है सब जगह, और कुछ? हीटिंग बॉल, किकिंग ए बॉल, ठीक, रनिंग एथलीट, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोकोनट नीचे गिर रहा है या बॉल गिर रहा है, ठीक है। मूविंग बुलेट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद मूविंग बस, ट्रेन, जितनी भी चीजें, मतलब कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो तो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। लेकिन ये आ जाता है फार्मूला डिराइव करने के लिए कि कैसे आया ये फार्मूला, तो ये हम लोगों को आना चाहिए, पेपर में आप लोगों को क्या आता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि सबसे पहली चीज मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, लेट एनी ऑब्जेक्ट विच मास इज m, वो मोशन में मतलब रेस्ट में था, ठीक। उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, v बढ़कर v हो जाएगी। फोर्स अगर डायरेक्शन में लगाया तो बढ़ गई, और रेस्ट है तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट m मास का है, उस पर हमने फोर्स F लगाया तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 से v हो गई, सही है। तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं, किया गया काम कैसे निकलेगा, बात तो समझ लो, कैसे लिखोगे लिख लो, बल्कि लेट ए फोर्स ऑफ F न्यूटन applied on any object of mass m ठीक। If a force of F Newton is applied on any object of mass m and मत करो बेटा, साइड आंसर हो, and its velocity changes from 0 to v। यहाँ इंडिकेशन हो गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा होगा, तभी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसको लाइन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, किसी बुक में कुछ और थोड़ी सी लाइन में चेंजिंग हो सकती है। मैंने सिंपली एक बात कहा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उस पे मैंने एक फोर्स लगाया, इनिशियल से फाइनल हो रहा, हाँ इनिशियल से फाइनल हो रहा, लेकिन सर टाइम क्या चीज, अरे तो चलिए टाइम t ले लेंगे, इन टाइम t लिख लो, हमारी इच्छा है पूरी कर रहे, इन टाइम t सब हम मान ही तो रहे हैं, कौन सा हम लोग को अपने घर से कुछ दे रहे हैं, दिमाग से देना है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट m मास का है, उस पर हमने फोर्स लगाया t टाइम तक, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 0 से बढ़कर v हो गई, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा। तो किया, अब क्या निकाल दे, वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स W इज इक्वल टू F इंटू D होता है या F इंटू S, F इंटू S, S होता है। इसमें हम लोगों ने S का कोई वो बात नहीं कहा, इसमें एक लाइन हम लोगों को बढ़ा देना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट मूव्स अप टू S डिस्टेंस, फोर्स अप्लाई करने के बाद S डिस्टेंस तक गया, क्योंकि हमको उसकी जरूरत है। अरे भाई किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो कुछ दूर जाएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया, उसकी पोजीशन में भी चेंज आया, तो उस चीज को मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, आप इंक्लूड कर लीजिएगा, एंड ऑब्जेक्ट मूव अप टू S डिस्टेंस, सही है। अब यहाँ पे F इंटू एस आया, F की वैल्यू हमारे पास हमको पता है कि अगर W इज इक्वल टू हम देखें तो F की वैल्यू होती है M इंटू A इंटू S, F is equal to M into A into S। तो अब यहाँ पे F की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर S की वैल्यू पता कर लेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सब समझो जरा, एक बात तुम लोग को इसको सिस्टमैटिक करना है, मैं क्या कर रहा हूँ बहुत ईमानदारी से सुनिए और समझिए। हमें चाहिए हाफ mv स्क्वायर, हमें ये चाहिए, और हमें अभी क्या मिला, m इंटू ए इंटू एस के फॉर्म में। हमको लाना क्या क्या है, v स्क्वायर लाना है, तो s की जगह कुछ ऐसा लाना होगा ना कि v स्क्वायर आ जाए, तब ना उस फार्मूले तक पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छे से समझो, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। एक ऑब्जेक्ट m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे आपने फोर्स लगाया t टाइम तक, कुछ देर तक, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली, वो वेलोसिटी क्या होगी,
v, एक नाम दे दिया कि 0 से v वेलोसिटी अटेन करेंगे और s डिस्टेंस तक गया, तो हमको वर्क कितना हुआ हमको मालूम है, W इज इक्वल टू F इंटू S, F इज इक्वल टू M इंटू A होता है, F की जगह M इंटू A इंटू S। अब S की वैल्यू हमको इस फॉर्म में लानी है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। यहाँ से s की वैल्यू निकालो, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a यस तो इधर हो गया ना, s की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है 0, तो u की जगह 0 रख दें, v स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2a या v स्क्वायर अपॉन 2a, यस की वैल्यू मिल गई हमको, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। कुछ गलत है, ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, इसको जो तुम अपने से नहीं कर पाओगे तो कर लेंगे। विकास कोई परेशानी, जहाँ डालो तो पूछो। अरे फिर से कहानी सुनो, मैं ये कह रहा हूँ भाई, एक बॉल है, एक बॉल है, बॉल का कुछ मास होगा, उस मास को मैंने m मान लिया, बॉल को भी हटा देते, फुटबॉल है, फुटबॉल का कुछ मास होगा m, वहां रख दिया, फुटबॉल रेस्ट में है कि मोशन में है, अब इस पे मैंने फोर्स लगाया, m मास का है वो, उसका मास हमको पता है m, उस पे हमने F न्यूटन का फोर्स लगा दिया, फोर्स जैसे ही लगाए ऑब्जेक्ट अब रेस्ट से आ गया मोशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, जब मोशन में आया तो उस वेलोसिटी को हमने v मान लिया, u था रेस्ट में था तो 0 और v हो गया उसकी वेलोसिटी, अब कुछ दूर गया होगा फोर्स लगाने पे, वो डिस्टेंस हमारी s है, सही। अब कितना काम किया गया कोई पूछ दे तो अरे भाई कितना काम क्या किया गया, W इज इक्वल टू F इंटू S होता है, W इज इक्वल टू F इंटू S, F को हम जानते हैं F इज इक्वल टू M इंटू A होता है, F की जगह हमने M इंटू A इंटू S कर दिया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, सही। अब हमको चूंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जान ही रहे हैं, हमारे दिमाग में है कि हाफ mv स्क्वायर होता है, हमको प्रूव करके इतना लाना है, तो यस यहाँ यस आ गया, यहाँ चाहिए v स्क्वायर, तो यस और v स्क्वायर के बीच रिलेशन किस इक्वेशन में है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वहां से हमने देखिए v स्क्वायर के फॉर्म में यस की वैल्यू निकाली, इस यस की वैल्यू अब इसमें रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यही चीज प्रूव करके लाना है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए भाई 1 में है W इज इक्वल टू M इंटू A इंटू S की वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कट गया, ये 1/2 है ना, इसको आगे ले आ देते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये किया गया काम आया, ये क्या आया वर्क डन आया ना, क्योंकि वर्क डन का एक फार्मूला था W इज इक्वल टू ये वाली लाइन, तो अभी तो वर्क डन आया, लेकिन अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे वर्क डन और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप, जितना किया गया काम कितना होगा, जितनी एनर्जी खर्च की गई, जितनी एनर्जी खर्च की गई उतना ही तो काम हुआ होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे, वर्क डन और अप्लाइड एनर्जी, तो एक लाइन हम लिख देंगे, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दिस वर्क डन is equal to the energy of the body of object, कह दीजिए काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए तो एनर्जी ऑफ द बॉडी, सही है ना। अभी कुछ देर पहले यही तो बात हो रही थी कि जितनी एनर्जी आप यूज करेंगे उतना ज्यादा काम होगा, ज्यादा एनर्जी ज्यादा काम, कम एनर्जी कम काम,
तो जितना वर्क डन हुआ वो उतनी तो एनर्जी खर्च हुई होगी। तो बस लिख दीजिए हेंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एन वी स्क्वायर। हेंस काइनेटिक एनर्जी इसको इस मान में लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में के ई ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एन वी स्क्वायर यानी हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट into v square यानी velocity का स्क्वायर। अब ये आना चाहिए, ये भूल जाओगे तो पेपर में आने वाला है। ठीक, यहीं से तुरंत हम लोग एक काम और करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी समझ लिया जाए। ये तो अभी ये इस पर कंसीडर करके निकाला गया, उस केस में कंसीडर किया गया जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ठीक। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई बॉल मूव कर रही है और उस पर आप फोर्स लगा दो, तो पहले ही वो मोशन में थी, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी पहले से था ना, क्योंकि बॉल तो चल रही थी और आपने फोर्स लगाया तो उसकी कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया आपने, यू से वी हो गई वेलोसिटी, यानी कि पहले यू वेलोसिटी से चल रहा था, यानी उसकी वेलोसिटी पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एन यू स्क्वायर आई होगी, और अभी आपने फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी होगी हाफ एन वी स्क्वायर। क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देख रहे हो, पहले हाफ एन यू स्क्वायर से चल रहा था, उसके अंदर एनर्जी थी, और जैसे ही फोर्स लगा दिए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना वर्क हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ होगा उतना ही तो वर्क डन होगा। तो चलिए इसके आगे का हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जब भी नेक्स्ट पीरियड आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग घर पे, इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा।